हमारी कोर्सेज में, हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में जबरदस्त प्रहार हो रहा था और कई सालों से चल रहा है। पूरा ढांचा क्रम्बल कर रहा था। आज तो जो पूरी तरह से क्रम्बल हो चुका है, उसका मैनिफेस्टेशन आपने देखा है कि किस तरह से हर जगह पेपर लीक हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं एग्जामिनेशन, कुछ बच नहीं रहा है, कुछ हाथ में नहीं आ रहा है, सब गिरता जा रहा है। तो ये शुरुआत काफी पहले से चल रही है। उस दौर में सारे छात्र संगठन और शिक्षक संगठन मिलके हम लोगों ने वहां पे एक सेव ड्यू नाम की संगठन बनाया और उसके थ्रू सारा हमारा संघर्ष चला और बहुत क्लोजली मैंने इन छात्रों के संग काम किया। सबसे ज्यादा जो मुझे स्ट्राइक करता था कि ये छात्र बहुत ही सीरियस छात्र हैं, जहां जहां ये पढ़ रहे हैं बहुत सीरियस स्टूडेंट्स हैं और जो स्टूडेंट सीरियस होता है अपने पाठ्यक्रम के लिए, अपनी एग्जामिनेशन के लिए, वो समाज के हर मसले के लिए सीरियस होता है। आप इन चीजों को अलग नहीं कर सकते। वो उसके जो एक वैल्यू सिस्टम होता है उसका हिस्सा बन जाता है और ये छात्र हमारे सबसे बेहतरीन छात्र इस मायने में है कि वो सही मायने में स्टूडेंट हैं, जो एक ऑर्गेनिक बीइंग होता है कि हर चीज को रिस्पॉन्ड करता है। एजुकेशन कहीं कंपार्टमेंटलाइज नहीं की जा सकती कि आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, वो मेरा सब्जेक्ट है, और कुछ नहीं देखेंगे कि दुनिया में क्या हो रहा है। एजुकेशन वो होता है जो हमको पूरे समाज के प्रति सेंसिटिव बनाता है, हर लिविंग बीइंग के प्रति सेंसिटिव बनाता है, चाहे वो हमारे बगल में हो चाहे वो दूर हो, और हमारे जितने स्टीरियोटाइप्स हैं वो खत्म करके हमें एक जो एम्पैथी की वैल्यू मिलती है कि हम दूसरे के झूठों में खड़े हो सकते हैं और हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो वो एक्सपीरियंस कर रहा है। तो यही चीज सबसे बड़ा खतरा सिर्फ हिंदुस्तानी सरकार के लिए नहीं, दुनिया भर की सरकारों के लिए बन जाती है। इसीलिए सबसे बड़ा थ्रेट अथॉरिटेरियन सरकारों को, फैशिस्ट सरकारों को या फैशिस्ट कॉर्पोरेट ड्रिवन सिस्टम को, जो चाहता नहीं कि कहीं से कोई सवाल करे, जो चाहता नहीं है कि कहीं कोई किसी और के लिए खड़ा हो जाए। सबसे बड़ा थ्रेट स्टूडेंट से आता है, इसीलिए चेंज भी वहीं से आता है। पूरी दुनिया का इतिहास आप देखेंगे, पंचूली सर ने हमें हिंदुस्तान के जितने हमारा आंदोलन था स्वतंत्रता का उसके बारे में आपको बताया, लेकिन पूरी दुनिया में ये बात सही है। चाहे आप वियतनाम को ले लीजिए जहां पे स्टूडेंट्स अमेरिका में अपने घरों को छोड़ के चले गए, चाहे आप देखिए कि हाल में किस तरह से प्रोटेस्ट वहां चल रहे हैं कि गाजा में जेनोसाइड चल रहा है, खुल गया, सबको दिख रहा है। और जो पावर्स कंट्रोल करते हैं, इकोनॉमिकली कंट्रोल करते हैं, पॉलिटिकली कंट्रोल करते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि उनके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उस एरिया में वो कोई भी उसके खिलाफ करे। लेकिन छात्र बड़ी तादाद में दुनिया भर में कैंपसेस में निकल रहे हैं और वो सबसे बड़ा थ्रेट वहां की सरकारों को हो जाता है। जो प्रिवेलिंग अथॉरिटेरियन कल्चर जहां भी सरकारें हैं उनको वो थ्रेट बन जाता है। तो यही चीज हमारे आपने देखा होगा हिंदुस्तान में, यही चीज हिटलर बहुत अच्छी तरह से जानते थे। जर्मनी में जो एक फैशिस्ट सरकार चल रही थी वहां पे सबसे पहला अटैक यूनिवर्सिटीज पे था। यूनिवर्सिटीज को डिसमेंटल करो, क्योंकि थॉट प्रोसेस जो है देश का वो वहीं से निकलता है, सिर्फ वहां से नहीं निकलता है, लेकिन वहां पे एक तरह से वो सिस्टमाइज हो जाता है। आपको ट्रेनिंग मिलती है क्रिटिक करने के लिए, आपको ट्रेनिंग मिलती है आर्टिकुलेट करने के लिए, और आपको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए जो हमेशा नहीं मिलती है एम्पैथी में, कि दूसरा क्या सोच रहा है, दूसरे के प्रति आपका जो संवेदना है, वो ट्रेनिंग आपको एजुकेशन देता है सही मायने में, अगर एजुकेशन है तो वही सबसे बड़ा थ्रेट है। तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि तब से ही इस तरह का प्रहार चल रहा है स्टूडेंट मूवमेंट पे, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन पे, और उस स्टूडेंट मूवमेंट की वजह से जो चेंजेस होते हैं आते हैं वो आ पाते हैं या बच जाते हैं। जैसे कि पहली बार जब फॉलो प्रोग्राम आया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, सिर्फ ये छात्र आंदोलन था जिसकी वजह से वो रुका, क्योंकि टीचर्स डर गए थे, टीचर्स कम निकल रहे थे, उनके ऊपर बहुत ज्यादा थ्रेट था, लेकिन स्टूडेंट्स निडर होकर निकल रहे थे और वही चला रहे थे पूरा मूवमेंट। हम लोग साथ खड़े थे और अल्टीमेटली सरकार को वापस लेना पड़ा फॉलोअर प्रोग्राम। ये 2014 की बात है। इसके बाद जब जितने भी नेगेटिव चेंजेस हमारी एजुकेशन सिस्टम में आए, पॉलिसीज आई और लेटेस्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसके तहत ये सेंट्रलाइज्ड एग्जाम,
जिसके तहत ये पूरा करप्शन का एक वॉल्केनो आप कहिए अब इरप्ट होके दिख रहा है सबको, लेकिन वो अंदर अंदर से तो करप्शन चल ही रहा था। एक अनअकाउंटेबल बॉडी है वो, मतलब एनटीए नाम की, जो एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है लेकिन पार्लियामेंट से अप्रूव नहीं है, और वो अपने 15-20 एम्प्लॉय जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उनके साथ मिलके दुनिया भर के एग्जाम्स पूरे देश में चला रही है, नॉट ओनली एडमिशन के बट रिक्रूटमेंट के। क्लियरली वो सारा आउटसोर्स कर रहे हैं, और आउटसोर्स ऐसे लोगों को कर रहे हैं, ऐसे डूबियस कंपनीज को कर रहे हैं जिनका रिकॉर्ड खुद बहुत खराब है, जिनका अरेस्ट पहले हो चुका है लीकेजेस के मामले में, और ऐसे मामलों में अपने नाम बदल के वो चला रही। तो ये जो पूरा एक करप्शन का हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में पूरा एक इस तरह से माफिया बन गया है, उसको सवाल करने के लिए कि सही मायने में ये पॉलिसी के तहत हो रहा है कि सिर्फ कुछ चंद करप्ट लोगों की बात नहीं जिन्होंने पैसा बना लिया है, ये सिस्टम ही बनाया गया है कि करप्शन थ्राइव करे, और एक तरह से आप फिल्टर कर दें कि जो गरीब इस देश का है वो नहीं जा पाए आ पाए एजुकेशन सिस्टम में, और पूरा कंट्रोल आइडियोलॉजिकल पूरे सिस्टम में रहे। रिक्रूटमेंट में तो कर ही रहे, अब एडमिशन में भी हम कंट्रोल करें। तो ये जो एक सोच है, इसको चैलेंज करने वाले सबसे बड़ा खतरा बन जाते हैं हमारी जो सरकारें इस तरह का मुहिम चला, इस तरह के जो फैशिस्टिक जो उनकी टेंडेंसीज उनको चला रहे। तो इसमें जो भगत सिंह छात्र एकता मंच और बाकी जितने संगठन यहाँ पे हैं, मंच पे हमारी आयशा की साथी भी हैं और भी जितने साथी हैं यहाँ पे कलेक्टिव के हैं, तो लगातार इन्होंने अपनी एम्पैथी का इजहार किया है, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, चाहे वो सीएए के खिलाफ आंदोलन हो जहां पे हमारी नागरिकता के कानून को एक कम्युनल तरीके से बदला जा रहा था जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, और चाहे वो आदिवासियों का सवाल हो जिनको किसी ना किसी बहाने नक्सलाइट के नाम से उनको जेनोसाइड वहां पे चल रहा है लगातार आम आदिवासियों का, या उनको जेलों में भरा जा रहा है लाखों की तादाद में, और जो बुद्धिजीवी जिनको हम बुद्धिजीवी कहते हैं, जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, लॉयर्स, स्टूडेंट्स, जर्नलिस्ट, उनके लिए आवाज उठा रहे हैं, उनको भी जेलों में डाला जा रहा है। इसी तरह प्रोफेसर जीएन साई बाबा, जो एक ऑपरेशन ग्रीन हंट जो आदिवासियों के खिलाफ पूरा एक सरकारी मुहिम चल रहा था, वही उनको जेल में डालने के बाद 90% डिसेबल थे, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, ज्यादातर लोगों को मालूम है, 10 साल उनके छीन लिए, और उसके बाद हाई कोर्ट ने उनको 2 बार बरी किया, और ये कह के कि पूरा का पूरा बेसिस जो था वो गलत था, यानी कि कोई भी चार्जशीट में कोई ऐसा एक्ट ऑफ वायलेंस भी नहीं नेम था कि उनके लिए जिसके लिए वो जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं या जिसमें उनका कोई भागीदारी हो। तो क्यों उनकी लाइफ के 10 साल वेस्ट किए? और इस तरह से जो भीमा कोरेगांव के हमारे 16 साथियों को बिना कोई वजह पूरी झूठी कहानी बना के अंदर कर दिया, और ट्रायल भी नहीं शुरू हुआ, और वहां पे फादर स्टैन स्वामी जो सही मायने में आज के मॉडर्न डे के संत माने जाएंगे, जिन्होंने जिंदगी भर आदिवासियों के लिए काम किया, उनके लिए केसेस लड़े, मतलब कानून के तहत उन्होंने सारे काम किए, उन्हीं को उन्होंने वहां पे इंस्टीट्यूशनल मर्डर उनका कर दिया। तो इस तरह के जो और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे प्रोफेसर हो, प्रोफेसर हैनी बाबू भी वो भीमा कोरेगांव में जैसे हमारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, किस वजह से जो रोल मॉडल होने चाहिए पूरे देश के लिए, ये छात्र भी रोल मॉडल होने चाहिए सारे छात्रों के लिए। जो छात्र सोचते हैं कि हमारा काम है अपने कोर्स को पढ़ना, एग्जाम करना और खूब बड़ी बड़ी तनख्वाह की नौकरी लेना, वो एकदम एजुकेशन सिस्टम को नहीं समझ पाए हैं, वो एजुकेटेड नहीं कहलाएंगे मेरे हिसाब से। और सही मायने में जो रोल मॉडल हमारे होने चाहिए छात्र, वो यहाँ पे मंच पे हैं, और भी बहुत से साथी जो संघर्ष कर रहे हैं, वो है आइडियल छात्र। वो पढ़ाई में भी अच्छा करेंगे और अपना जो फर्ज है एम्पैथी का वो प्ले करेंगे। तो जिस तरह से आप देखेंगे साथियों के पिछले एक डेकेड में तो दुनिया भर, विश्व भर की जो पूंजीवादी ताकतें हैं, उन्होंने ऑपरेशन ये वॉर ऑन टेरर के नाम से किस तरह से दुनिया के सारे रिसोर्सेज को हड़पने की कोशिश की, पर्टिकुलरली दी ऑयल इन द मिडिल ईस्ट। और उसके बाद जो एक डेकेड आया, उसमें आया वॉर ऑन द इंटेलेक्ट। आपने देखा सारे पूरे दुनिया में एजुकेशन सिस्टम पे अटैक हुआ है, जो हमारे साथ हो रहा है, और वो गैट्स ट्रीटी को इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में वही किया जा रहा था, पूरा डिसमेंटल किया जा रहा था, वो वही स्क्रिप्ट।
और तीसरा, जब आप ये जो डेकेड है वो है वॉर ऑन एम्पैथी, कोई किसी और के लिए नहीं खड़ा हो, कोई जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे आंदोलन जीवी ना बने। आंदोलन जीवी यानी कि तुम्हें क्या पड़ा है उसके लिए बोलने के लिए, मतलब कोई तुम्हारा मकसद होगा, तुम मकसद होगा तभी तुम उसके लिए बोल रहे हो। अगर गरीबों के लिए खड़ा होना, उनके लिए हमारे दिल में जगह होना, हमारे दिल में आग भड़कना इनजस्टिस के खिलाफ, अगर वो अर्बन नक्सल कहलाता है तो हम अर्बन नक्सल हैं। गिरीश कर्नाड ने भी एक पोस्टर पकड़ा हुआ था कि मैं अर्बन नक्सल हूं। हमारे अपने बहुत सारे मतभेद हो सकते हैं इश्यूज पे। अब बॉयकॉट और इलेक्शन के मामले में मेरी अलग राय है। मैं इंडिया गठबंधन के लिए मैंने 1 महीने कैंपेन किया, जो मैं कर सकती थी छोटी से लेवल पे, और बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने किया। वो पॉलिटिकल इलेक्ट्रल सिस्टम का हिस्सा बने ताकि हम सत्ता परिवर्तन करा पाए। लेकिन अगर साथियों को लगता है कि इस सिस्टम को बॉयकॉट करना बेहतर है, वो उनका हक है। आफ्टर नोटा भी तो होता है लीगली, तो एक तरह से एक नोटा का ही की तरह एक फिलॉसफी है। तो मेरा मतभेद हो सकता है, मैं आपको पर्सुएट करने की कोशिश करूं, अपना वोट मत वेस्ट करो प्लीज, हमें जरूरत है, लेकिन उनका हक है वो डेमोक्रेसी में, और उसको एक्सरसाइज करने के लिए आप उनको पनिश नहीं कर सकते। वॉल राइटिंग, अरे वॉल राइटिंग कौन नहीं करता है? और सबसे जो खराब खराब स्लोगन लोग लिखते हैं, कम्युनल और जेनोसाइडल, उनके खिलाफ कुछ नहीं किया जाता है। क्या कोई रूल ऑफ लॉ है देश में कि नहीं है? आप बिल्किस बानो के रेपिस्ट को आप पूरी तरह से रिहा कर दे, पहले जितना चाहे उनको पैरोल मिल जाता है। साईं बाबा को 1 दिन का पैरोल नहीं दिया आपने, 1 दिन का नहीं दिया, उनकी मां की डेथ हो गई, उनको अलाउ नहीं किया जाने के लिए। बाबू बजरंगी, माया कोडनानी और बहुत सारे, राम रहीम, ऐसे सब लोग तो बहुत अच्छे हैं, उनको तो जितना चाहे पैरोल मिल जाता है, वो इस रजीम के काम के लोग हैं। तो यहाँ पे पूरा इन्वर्टेड हो गया है, ऐसे लोग राज कर रहे हैं, जो बेईमानी के वॉल्केनो पे खड़े हैं उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उसका फायदा उठा रहे हैं, और अपनी एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ आइडियोलॉजी, कम्युनल पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, और पूरे रिसोर्सेस पे कब्जा करना चाह रहे हैं। फाइनली पूंजीवादी ताकतें इनके साथ मिली, उन्हीं के इशारों पे ये हो रहा है कि हमारा व्यू है डेवलपमेंट का, जिसमें चंद लोग विश्व के सबसे अमीर लोग बन जाएं और मैक्सिमम लोग पॉवर्टी लेवल के नीचे चले जाएं, डेस्टिट्यूट हो जाएं, और सारा छिपा दो, फिगर्स छिपा दो, डेटा मत दो, लेकिन पूरी दुनिया को मालूम है इंटरनेशनल फिगर्स, डेटा है। तो ये जो पूरा चल रहा है हमारे देश में, इसमें हमारा राइट ही नहीं होता है, हमारा धर्म है। जिस मायने में, जिस मकसद से धर्म का मतलब ड्यूटी गीता में लिखा गया है, ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम खड़े हो जाएं इसके खिलाफ, नहीं तो हम इसमें भागीदारी हो जाते हैं। हम लोग जब बहुत छोटे थे स्कूलों में, तो हमें जेसुइट प्रीस्ट ने ये चीज हमेशा बताई, अगर आप सोल्यूशन का प्रॉब्लम पार्ट नहीं है तो आप प्रॉब्लम का पार्ट है, और कोई जगह नहीं है खड़े होने की। कि आप नहीं देख रहे हैं तो वो चीज नहीं हो रही, या आपकी जिम्मेदारी नहीं है। नहीं देखना भी एक पॉलिटिकल एक्ट है, चुप रहना भी एक पॉलिटिकल एक्ट है, और आप फिर गलत काम में भागीदार हो जाते हैं। इसलिए उस पाप को, उस गलत काम को अपने सीने में मत लीजिए, अपने हिस्से में मत लीजिए, खड़े हो जाइए, बोलिए, कुछ कीजिए, जो भी आप कर सकते हैं कीजिए। तो इसीलिए मैं सलाम करती हूँ भगत सिंह छात्र एकता मंच को, और जितने साथी, हमारे लिए आम हो गया, पहले नहीं होता था, लेकिन अब ये इस सरकार के आने के बाद एबीवीपी जो भी कह देती है, कितनी तोड़फोड़ करे, कितने लोगों का सर फोड़े, टीचर्स को मारे, लगातार टीचर्स को पीटा गया है, वहां पे कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया गया। सेमिनार डिसरप्ट किए, प्लेयर्स डिसरप्ट किए, कल्चरल प्रोग्राम्स नहीं होने देते हैं, हम एक मीटिंग नहीं कर पाते हैं वहां पे लॉन में, कुछ सिक्योरिटी गार्ड आ गए हैं, कहेंगे आप किस चीज पे बात कर रहे हैं, हम कहेंगे हम एजुकेशन पॉलिसी पे बात कर रहे हैं। नहीं, एजुकेशन पॉलिसी पे बात करना मना है, लेकिन एबीवीपी जागरण करना चाहेगा, पूजा करना चाहेगा, बड़े बड़े कटआउट रिलीजियस लगाना चाहेगा, जो गॉड्स है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन फिर भी उनके पीछे ये भाग रहे हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं पॉलिटिकली। गॉड्स ने इनको जो भी इन्होंने कोशिश की, पूरी बेल्ट है, चाहे वो श्री राम हो या श्री कृष्ण हो मथुरा में, या चाहे शिव जी हो काशी में, वहां ये रिजेक्ट, इनकी पॉलिटिक्स रिजेक्ट हो गई, लेकिन ये चलाए जा रहे हैं उसी चीज को, और इस तरह से इतना और विशियसली चल रहे हैं लोग, डिस्पाइट 63 सीट्स कम हो गई हैं, इतना विशियसली चल रहे हैं।
चाहे वो अरुंधति के खिलाफ एफआईआर हो, चाहे मेधा पटकर को 5 महीने के लिए अंदर डालेंगे, चाहे वो जर्नलिस्ट के खिलाफ अब एफआईआर हो रहा है, यूएपीए वगैरह लगाने की कोशिश की जा रही है, जो सिंपली रिपोर्ट कर रहे हैं। और ये तो 3 नए कानून लाए हैं, ये तो जानलेवा है सबके लिए। और आज सुबह मैंने देखा इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पे महाराष्ट्र बिल, आप लोगों ने पता नहीं उसके फीचर्स के बारे में पढ़ा है कि नहीं, एब्सोल्युटली ड्रैकोनियन। अभी यहाँ बाहर पुलिस खड़ी ना, उस ऐसे बिल के तहत हम लोग को सब कुछ सीधे बैंक में ले जा सकती है। तो इसके खिलाफ सोल्यूशन क्या है? चुप रहना, बच के रहना, कोई नहीं बचने वाला, कोई नहीं बचेगा। आप अपने घर में भी छुप जाएंगे, घर में कॉलेज से लोगों को उठाया जा रहा है, घरों से उठाया जाएगा। एक ही तरीका है, सीना तान के सामने खड़े रहो, हम ये करेंगे, हमारा हक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको ये राइट दिया है। वही एक तरीका है लड़ने का, साथ खड़े रहने का। एक दूसरे का हम साथ देंगे तो ये सरकारें भी झुकेंगी। ये सरकार हमारे जो एक सिविलाइजेशनल इथॉस है उसके खिलाफ जा रही है, हमको बांटने की कोशिश कर रही है, हमारे अंदर नफरत बोलने की कोशिश कर रही है, हमारे अंदर वायलेंस बोलने की कोशिश कर रही है, जो फंडामेंटली हमारे नेचर के अगेंस्ट है, ये मैं मानती हूँ। इसलिए हमको एक साथ खड़ा होना है, और ये ताकतें, ये टायरेंट्स जो हैं, एक ना एक दिन झुकेंगे, उनको हमारे सामने हार माननी पड़ेगी, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिंदा रहेगा, और हमारी आजादी पूरी तरह से हमें वापस मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।